नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद सभी को। एसएससी टारगेट एसएससी जीडी बैच के दूसरे प्रैक्टिस बैच में हम लोग आ चुके हैं। टेट सीरीज, उम्मीद है आप लोगों ने टेट सीरीज दे दिया होगा और उसके डिस्कशन में हम लोग आते हैं। ज़्यादा वक्त को बर्बाद ना करते हुए पहले के कंपैरिजन में पहला वीडियो जितना देर में बना था उससे कम मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कम समय में करवा जाए। 50 का 50 सवाल, पिछला बार 1 घंटा लग गया, तो उससे कम समय में आज पढ़ाएंगे। अगर ज़्यादा फास्ट लगे तो स्पीड को आप स्लो कर लेना, ज़्यादा स्लो लगे तो स्पीड को आप फास्ट कर लेना। यूट्यूब में वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आते हैं रीजनिंग के सवालों में आते हैं। देखो, पहला सवाल रीजनिंग का सवाल क्या कर रहा है कि कक्षा की एक कला की एक कक्षा में छात्रों की संख्या हर महीने निम्न प्रकार से बढ़ जाती है। तदनुसार निम्न सूचना के अनुसार जून में छात्रों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले महीना दे दिया है। अब महीना में मेरा है जनवरी, फरवरी, ऐसे लिखते हैं ना, सिर्फ समझ जाओगे आप लोग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। इसमें 1, 2, 4, 7, 11 और क्वेश्चन मार्क है। बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा और हमारा ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा 13, 14, 15 और 16। देखो क्या क्या है सवाल में। एक में एक, पहले वाले में 1 जोड़ा है, दूसरे वाले में फिर 2 जोड़ा है, यहाँ पे फिर 3 जोड़ा है, यहाँ पर फिर 4 जोड़ा है और फिर यहाँ पर 5 जोड़ा है। तो जून महीने में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 11 + 5 बराबर 16। 16 ही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखो, एक फिगर है, इस तरह एरो बना हुआ है 3 और 3 सिंपल लाइन है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, सवाल तो आप लोगों से बना होगा, लेकिन मुझे एक एक सवाल एक्सप्लेन करना होगा। ए और बी, ये एक मिरर है, ठीक है, दर्पण है। तो दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो कौन सा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये इस साइड आ जाएगा, ये इसी तरह रहेगा, ये तीसरा वाला फिर इस साइड घूम जाएगा, फिर चौथा वाला इसी तरह रहेगा, 5वां वाला फिर इस साइड घूमेगा, छठा वाला सिंपल ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप ध्यान दोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी दिखेगा। वैसा ही यही हमारा आंसर है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 432 विकल्प ए, ऑप्शन नंबर बी है 460, ऑप्शन नंबर सी है 631, ऑप्शन नंबर डी है 424। ठीक है, इस सवाल को अब आप लोगों ने सॉल्व होगा। बहुत किसी ने हो सकता है 631 टिक किया है, कैसे आपने किया होगा। आपने ध्यान दिया कि सब जो है 2 से कट रहा है या 4 से कट रहा है, तीनों संख्या, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर हो गया होगा 6। लेकिन मैंने बताया ये भी आपका तरीका सही है, इस तरह का भी सवाल बनता है। लेकिन अब एसएससी का क्या मूड, वो किस तरह से सवालों को सेट किया है, क्या पैटर्न लगाया है, वो भी समझना होगा। आप जब ध्यान दोगे तो 4, 3, 7, 2, 9, 6, 4, 10, 6, 3, 9, 1, 10, 4, 2, 8 और 2, 10, सबका सम 10, 10, 10, लेकिन ये आया 9। तो एसएससी के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आपका भी तरीका सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस सवाल का आंसर इस जगह पर क्या हो जा रहा है, ए 432, क्योंकि 3 पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो पैटर्न भी फॉलो कर रहा है 3, लेकिन यही हमारा एक्चुअल में आंसर होगा। ठीक है, सेट के अनुसार। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन है YVX, ऑप्शन नंबर बी है IFH, ऑप्शन नंबर सी है QNO और ऑप्शन नंबर डी है EBOD। ध्यान से देखोगे, UV के बाद WX फिर Y, FGH 2 स्टेप आगे, फिर H के बाद वाला MN के बाद क्या होना चाहिए, OP 2 स्टेप आगे, लेकिन यहाँ पे O आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ये देखो, ये पैटर्न में सही आ रहा है, B के बाद C नहीं है, D आया, फिर D के जस्ट बाद वाला E को इधर लिख दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल में आते हैं, एक ही बार में ज़्यादा सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, देखो 5 नंबर सवाल थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। 5 नंबर सवाल है, पहले में हमारा वर्ग है, दूसरा नंबर ऑप्शन है समलंब, तीसरा नंबर ऑप्शन है घन और चौथा नंबर ऑप्शन है त्रिभुज। चारों में से डिफरेंट हमें ढूंढना है। देखो, ये तीनों की बात करें तो एक 2D फिगर है, जैसे ये पेज एक 2D फिगर है, इसको हम लोग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे घन की अगर बात करोगे, लोडू का गोटी, उसको हम लोग क्या है, हमारा क्यूब का सेट, वो एक 3D फिगर है, तीनों डायरेक्शन से दिखता है वो, है ना, लेकिन ये नहीं दिखेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है 3D फिगर होने के कारण डिफरेंट हो जाएगा। बहुत किसी का आंसर होगा त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे कि जो 4 भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो ऐसा नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट घन हो जाएगा। 6 नंबर सवाल बोला, यदि अक्षर संख्या हो तो 5 अक्षरों का योग 51 है। अब देखो, 5 अक्षर का योग जब भी 51 हो
अक्षर का योग हमारा दे दिया है 51। तो हमेशा एक बात याद रखना कि वोवेल का सम, मैंने ये बात जब अल्फ़ाबेट पढ़ाया है अपने स्टूडेंट को तब तो मैंने बताया है, आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाया हो तो समझाओ दे रहे कि वोवेल का सम हमेशा 51 होता है। ठीक है, ए ई आई ओ यू इन तीनों का पाँचों का सम क्या होता है 51 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है ए आई ओ ई यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 51 के बराबर होगा। जोड़ करके आप देख लेना, यहाँ पे एक आई का मान 9, ओ का मान 15, ई का मान 5, यू का मान 21। और सबको जब जोड़ोगे ऐसे ही यूनिट डिजिट देख लो ना, 10, 15, 20, 21, 21 के 1 कैरी 2, 1, 2, 3 और 2, 5, 51 आ गया। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल कर रहा है रघु अपने घर से अपनी कार से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। मान लेते हैं कि रघु का घर यहाँ पर है, यहाँ से जाता है और 8 किलोमीटर उत्तर के डायरेक्शन में जाता है। फिर बोला 6 किलोमीटर पूरा जाता है तो 6 किलोमीटर पूरब भेज दिए। फिर बोला है उसके बाद 10 किलोमीटर दाई जाता है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो दाई इसका कहाँ होगा नीचे की तरफ होगा, है ना। तो नीचे जाता है 10 किलोमीटर, इससे थोड़ा सा नीचे होगा 10 किलोमीटर। फिर इसके बाद बोला है उसके बाद 10 किलोमीटर दाई जाता है। अब अगर हम लोग नीचे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो दाया हमारा किधर हो जाएगा बताओ, दाया हमारा 8 किलोमीटर उत्तर, फिर 6 किलोमीटर पूरा, उसके बाद ये 10 किलोमीटर दाएं जाता है और फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दाएं गया, 4 किलोमीटर बाएं गया, तो हमारा बाया तो इस साइड है। अगर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो 4 किलोमीटर बाया गया। उसके बाद क्या है 4 किलोमीटर बाया गया, उसके बाद फिर बोला है कि 10 किलोमीटर उत्तर जाता है तो फिर से इसको 10 किलोमीटर उत्तर भेज देते हैं। और फिर लास्ट में बोला है कि अंत में ये 4 किलोमीटर दाएं जाता है तो 4 किलोमीटर दाएं भेज दिया। तो देखो यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन इसको क्या बोलोगे उत्तर पूर्व, मैंने सिखाया है ना, कि जब ये 8 को दिशा होता है टोटल, ये उत्तर पूर्व दक्षिण ये पश्चिम। ठीक है, तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में जो जगह आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा सवाल बताते हैं एक बार में। 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल कर रहा है कि 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 क्वेश्चन मार्क। देखोगे 5 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे 17, 5, 22, फिर 2 जोड़ा गया है 22, 2, 24। तो यहाँ भी क्या होगा, पहले 5 जोड़ेगा तो 22, 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा 29, और 29 में फिर 2 जोड़िए 31। जो हम जहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 29, 31। 9वां नंबर सवाल देखो, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू जी क्वेश्चन मार्क। ए जेड एक दूसरे का अपोजिट 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 अपोजिट, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह टी, ये हमारा आंसर है। 10 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है कि टेम्पल है, इसको लिखा गया है METELP। हम लोगों से बोला है कि फेथफुल, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान देखो, इसमें किया क्या है कि जो पहला अक्षर है उसको बीच में रख दिया है। अब बीच में आप बोलोगे गुरुजी बीच कैसे हुआ, देखो 6 का आधा करोगे तो क्या 3 आएगा, तो तीसरे क्रम पे रख दिया है टी को। इसी तरह यहाँ पे टोटल 8 अक्षर है, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, तो चौथे नंबर पर कौन होगा, एफ होगा। पहली बात क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या किया कि ये जो अंतिम 3 है यानी कि बीच वाले के बाद वाला जो टर्म है उसको उल्टा लिख दिया है, PLE, तो PLE को उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे टी के बाद एफ के बाद ये जो अंतिम 4 अक्षर है इसको भी तो उल्टा लिख देगा। तो उल्टा लिखेगा तो क्या होगा, पहले H होगा, F होगा, फिर U होगा, L। अब देखो दिया गया ऑप्शन में से इस तरह के सवाल को पूरा कभी भी सॉल्व मत करना। ऑप्शन क्यों है, किस काम के लिए ऑप्शन, इसीलिए दिमाग लगाने के लिए है। तो ऑप्शन में देखोगे आप लास्ट से मैच कौन सा कर रहा है ऑप्शन, एक एक करके ऑप्शन देखना शुरू करो। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 3 को देखोगे, सी को HFUL, और फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी में आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या है HFUL, और उसके बाद हमारा फिर F है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ही सही होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह है, टाफिल UFH। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ बीच में आई दे दिया है, आई की जगह F रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 11 नंबर सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 था, 4:45 था, कब 50 मिनट पहले, तो 50 मिनट हम लोग आगे आ जाते हैं, यानी कि 50 मिनट इसमें जोड़ दो। तो 50 मिनट अगर जोड़ेंगे तो वर्तमान समय में हम लोग पहुँच जाएंगे, वर्तमान समय। तो वर्तमान समय क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ो तो 15 मिनट जोड़ेंगे तो 5 बज जाएगा, और उसमें और 35 मिनट जोड़ो, यानी कि वर्तमान में 5:35 हो रहा है।
6 बजे में जाना है तो कितना घट रहा है 6 बजने में? 25 मिनट घट रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही ना सवाल में पूछा कि 6 बजने में कितना मिनट बाकी है, तो 6 बजने में बाकी बराबर क्या हो जाएगा 25 मिनट। यही हमारा आंसर है। बाकी सवाल इधर सॉल्व करते हैं। रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? चलेगा उतना। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है कि दिया गया आकृति में से, ये आकृति एक दे दिया इस तरह का, बोला कि दिया गया ऑप्शन में से कौन सी उत्तर आकृति सन्निहित है। तो एक एक करके ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में ही आपको नजर आ जाएगा। इतना फिगर हम नहीं बनाना चाहते। देखो ऑप्शन नंबर बी इसी तरह है। तो यहाँ पर आपको दिखा कि यहाँ पे देखो ये पैरेलल और ये वाला लाइन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में? अब 13 नंबर देखो। 13 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है। 13 नंबर सवाल को हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप आपका ये है, और चौथा स्टेप आपका ये है। थोड़ा सा कट कर दिया है। ठीक है, यही हमारा काम किया है। ठीक है, तो इसको समझाने का मेरे पास बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीका है। कहाँ मैंने एक पेपर रख दिया जी, पेपर रखे थे फाड़ के, लगता है गिरा दिया। हाँ मिल गया। देखो ये पेपर है, सेम का काम इसके साथ कर रहा है। सबसे पहले क्या किया, इस तरह मोड़ा है। ठीक है, मान लो कि ये पेपर है, इसको इस तरह से हम लोग मोड़ देते हैं। मोड़ दिया, नहीं मोड़े हैं, मोड़ रहे हैं। यार थका मत करो यार, हम भी थक गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, मोड़ दिया ऐसा। अब मोड़ने के बाद क्या किया, इसको डाउन किया है, तो डाउन मैंने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। डाउन करने के बाद क्या किया है कि यहाँ पे फाड़ दिया है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर मैं फाड़ रहा हूँ, इस साइड से मैं फाड़ रहा हूँ। अब इसको वापस से हम लोग खोलते हैं। तो जब खोलोगे तो देखो ऐसा फिगर बना, और ऊपर में देखो दोनों कॉर्नर में आपका कट गया है ना। कि देखो कि ये जो फिगर बना बीच में गोल हुआ, थोड़ा सा नीचे बना, और ऊपर में जो है 2 पोर्शन कट गए। तो दिया गया ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा बताओ? बहुत किसी ने डी मारा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो इस तरह का फिगर है। इस तरह का फिगर है, यहाँ पे एक बनेगा और अंदर ऊपर में थोड़ा सा कट जाएगा। देखो ऊपर में थोड़ा सा कट गया, बीच में काटने के कारण ये वाला पोजीशन थोड़ा नीचे बना, है ना। क्लियर हुआ? इतना बढ़िया से कोई समझे होंगे? इतना बढ़िया से कभी समझे होंगे फिगर कटिंग वाला? नहीं समझे होंगे। अगला सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है बटवा धन, ये सब तो बन ही गया होगा, लेकिन फिर भी A to Z हमको समझाना होगा। लिफाफा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जैसे बटवे में धन होता है, लिफाफा में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क की जगह पत्र हो जाएगा। ऑप्शन की तो जरूरत भी नहीं थी। 15 नंबर सवाल बोला है कि ताश, जोकर, इसी तरह पुस्तक, क्वेश्चन मार्क। जैसे ताश में जोकर का कोई काम नहीं है, उसी तरह पुस्तक में हमारा क्या हो जाएगा? किस चीज़ का काम कोई नहीं रहता है? आवरण का। अरे जो पुस्तक का फ्रंट पेज है उसका काम क्या होता है? बस देख सकते हैं, उसको कोई यूज़ होता है क्या? नहीं होता है, तो बस वो आवरण की ही बात हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मात्र 10 सवाल। अरे रीजनिंग तो सब बना लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि AK/FP XD क्वेश्चन मार्क। देखो किया क्या है, A में 5 जोड़ा है, K में IJK LMNOP इसमें भी 5 जोड़ा है। तो सेम यहाँ भी वही रिलेशन, 5 जोड़ेगा, D में 5 जोड़ेगा। तो X में 5 जोड़ो, YZ ABC, D में 5 जोड़ो, D EFGHI, तो CI, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है ना, CI हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। 17 नंबर सवाल है कि 8, 81, 64 क्वेश्चन मार्क। देखो ये 2 का क्यूब है, ये 2 के जस्ट बाद क्या होता है हमारा? 3 के पावर 4 है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 का क्यूब है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? 4 के जस्ट बाद, यानी कि 5 का पावर 4, तो 5 का पावर 4 क्या होता है? 625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल बोला है, एक वर्ड दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन, और बोला है ऑप्शन दे दिया है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड नहीं बना जा सकता है? पहला है सिचुएशन, राशन, स्ट्रेन और ट्रेडिशन। तो आप देखोगे कि पहला ही वाला ऑप्शन सिचुएशन नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि यहाँ पर यू है, और यहाँ पर दिया गया वर्ड में से यू कहीं पे दिखा क्या? नहीं दिखा, तो ये हमारा नहीं बनेगा सिचुएशन। 19 नंबर सवाल, ठीक है, फिगर बनाना होगा। फिगर बना दे, इधर फिगर बनाना होगा कि फिगर इस तरह से है,
और ये रहा, ये से डी है, फिर इधर से एक है, फिर पूरा सर्कल है, फिर डी है, उल्टा डी है, पूरा सर्कल है, डी सर्कल कंप्लीट डी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अंदर में एक चतुर्भुज बना हुआ है, इस पर देख रहे हो कि अंदर में एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस पर देख रहे हो अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, इस पर देख रहे हो कि एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर भी आप देखोगे एक चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, बस इतना सिंपल सा सवाल है कि एक चतुर्भुज, एक सर्कल और एक ट्रायंगल बन रहा है हर जगह। यहाँ पर भी देखो सर्कल बना, चतुर्भुज बना, ट्रायंगल बना, यहाँ पे चतुर्भुज बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ इस वाले फिगर में क्या बनेगा, सबसे पहली बात अगर ये डी है तो इसका जस्ट अपोजिट इस साइड वाला बनेगा, क्योंकि तीन ही रिलेशन है। टोटल फिगर देखो, डी, उल्टा डी और ओ हर जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे ओ है, सीधा डी तो उल्टा डी बचा। और अगर यहाँ पे चतुर्भुज या ट्रायंगल है तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, सर्कल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर सवाल देखो, सवाल में क्या कहा है, कथन निष्कर्ष का है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। इसको सिर्फ हम लिख नहीं रहे, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख ही दे रहे हैं कि कथन है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि आनंद साइकिल पर विद्यालय जाता है, आनंद जो है साइकिल पर विद्यालय जाता है। और इसका निष्कर्ष क्या दे दिया है, देखो इसका पहला निष्कर्ष है कि आनंद शिक्षक नहीं है। डेफिनेटली बिल्कुल सही है कि बोला कि कोई भी शिक्षक, दुनिया का कोई भी शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है, यह स्टेटमेंट का कथन है। तो बिल्कुल कोई अगर शिक्षक है तो यही बात है कि आनंद शिक्षक नहीं है, क्योंकि वह साइकिल पर नहीं जा रहा है। क्या बोला है, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है, तो आनंद शिक्षक नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक नहीं है तभी तो साइकिल पे विद्यालय नहीं जा रहा है ना। यही बोला है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है, तो आनंद शिक्षक नहीं है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगला स्टेटमेंट जो बोला है कि आनंद विद्यार्थी है, कोई ज़रूरी है जी, साइकिल पर नहीं जाता है तो वो मतलब विद्यार्थी नहीं, मतलब कि विद्यार्थी हो जाएगा। हो सकता है प्यून हो सकता है प्रिंसिपल हो, स्कूल में तो कितने सारे स्टाफ होते हैं, है ना। तो ये हमारा निश्चित नहीं है। जो ऑप्शन नंबर 2 है, निष्कर्ष 2 है, वो हमारा एकदम कंफर्म आप नहीं कर सकते स्टेटमेंट के अनुसार। वो दूसरा तरह का स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। कथन निष्कर्ष मैंने बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है मेरे से, इतना बस समझ लेना कि जो हमारा कथन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को सोचना होता है, ठीक है। स्मार्ट वे यूज़ करना होता है। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन कि आनंद शिक्षक नहीं है। पहला स्टेटमेंट के अनुसार कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है, आनंद भी साइकिल पर विद्यालय नहीं जा रहा है, यानी कि डेफिनेटली है कि आनंद जो क्या है, शिक्षक नहीं है, ठीक है। अगले सवाल में आते हैं, और मात्र 5 सवाल। 5 सवाल क्या है, 21वां नंबर सवाल क्या है कि 3 है या 8 है, यहाँ 4 है, अंदर में 9 लिख दिया है, फिर 6 है, 5 है, 7 है, ऊपर में 4 लिख दिया है, फिर है 9 है, 5 है, 9 है, 3 है, ऊपर में 5 लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सवाल क्या किया देखो, 8 4 12, 12 में से 3 घटा तो 9, 6 5 11, 11 में से 4 गया था 7, इसी तरह 9 3 12, 12 में से 5 जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह 7, यही हमारा आंसर है। 22 नंबर सवाल, ठीक है। मैट्रिक्स दे दिया जी, चलो मैट्रिक्स दे दिया तो थोड़ा लिखने में समय लगेगा, वीडियो को हम काट देंगे। चलो अब ज़्यादा सवाल नहीं है, मात्र 3 सवाल। मैंने सवाल को लिख लिया आप लोगों का समय बचाने के लिए, ठीक है। मुस्कुरा रहा हूँ लेकिन हालत ख़राब हो गई है। ऑफलाइन क्लास लेने के कंपैरिजन में उससे 2 गुना ज़्यादा मेहनत लग जाता है इस डिस्कशन में, इसलिए अहमियत दिया करो यार। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। जीडी निकाल लोगे उसके बाद आना मेरे पास, ज़रूर आना। आज की मेहनत देख करके कुछ भी नहीं, पैसा तो मांग नहीं रहा, 1 रुपये भी मांग रहे हो क्या, नहीं मांग रहा हूँ। फ्री में पढ़ो, जीडी निकालो, उसके बाद मेरे पास आना। और डेफिनेटली ये 30 टेस्ट आप लोग दे लोगे तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा पहुंचेगा। उसके बाद आप खुद आओगे मेरे पास जब जीडी निकल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मुझे कुछ 1 रुपये भी नहीं चाहिए, मैं तो खुद भी इनाम दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं खुद 500 रुपये दे रहा हूँ, खुद सेकंड नंबर वाले को 300 रुपये दे रहा हूँ, खुद थर्ड नंबर वाले को 150 दे रहा हूँ अपना पॉकेट से। इतना पहले मेहनत भी कर रहा हूँ, वीडियो भी अपलोड करना है, उसका पैसा मैं ही इनाम दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्या हो जा सकता है। अगर आप लोगों के लिए स्वर्ग कहीं है तो यहीं पर, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं है इसमें,
बोलोगे यूट्यूब में, तो यूट्यूब में मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, जो यूट्यूब वाला हमको पैसा देगा वो भी मेरा अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, बस दिल से इच्छा है, कोई नहीं कर सकता, हम करेंगे, ये हमारा स्वाभिमान है, हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम आए, ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं लोगों का भलाई कर सकूँ, छात्रों का भलाई कर सकूँ, और मुझे किसी लिए नहीं बुलाया। ठीक है, आओ आते हैं। 21 नंबर सवाल तो मैंने समझा दिया, 22 नंबर समझाना है। मैट्रिक्स था इसलिए सवाल को मैंने लिख दिया। मैट्रिक्स में कह दिया है, एक वर्ड मैंने लिखना भूल गया कि हमें निकालना क्या है, रूट के बारे में निकालना है। तो मैट्रिक्स के बारे में मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि किस तरह से सॉल्व होगा, कल ही के क्लास में मैंने, परसों वाले क्लास में मैंने बता दिया था। रूट ढूंढना है कि कहाँ पर रो और कॉलम मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे पहला ऑप्शन 7 7, तो 7 और फिर 7, आर तो मैच कर गया। फिर अगला वर्ड क्या है, यू, देखो 5 6 में मैच कर रहा है क्या, 5वां कॉलम, छठा रो, यू मैच कर रहा है। डी के बारे में देखो 0 2 है, तो 0 2 को चेक करते हैं, 0 और 2 नहीं मिला, यानी कि पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरा देखो 5 6, तो 5 और 6, 5 और 6 ये तो ऐसे गलत हो गया हमारा, यू मिल गया, आर कहाँ मिला। तीसरा है 5 9, तो 5 और 9 में जाओगे तो आर मिला, बिल्कुल सही है। फिर 9 9 में जाओ, 9 9 यू मिला, बिल्कुल सही है। फिर डी है ना, 3 4 में जाओ तो तीसरा रो, चौथा कॉलम डी मिल गया, बिल्कुल सही है। 1 1 में चले जाओ, 1 में और 1 में ई मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बात आया समझ में। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बोला है कि ये जो 4 गो चित्र दिया हुआ है, इससे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बना हुआ है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओगे, 2 गो एरिया है, जुटेगा तो ये वाला एरिया बनेगा, है ना, एक बड़ा एक छोटा है, और ये जो एक पोर्शन है ये नीचे वाला हो जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन ये ऊपर वाला हो जाएगा, यानी कि फिगर कौन सा बनेगा, पहला नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखो यहाँ पे बोला है कि इसको सीक्वेंस में से करना है, आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करते हैं कि COLL सब जगह तो कॉमन है, तो COLL तो रहना ही दो पहले नंबर पे जो हो। ठीक है, सी पहला दूसरा तीसरा, पहले COLL, उसके बाद हमारा क्या आता है, देखो यहाँ पे O है, E है, I है और I है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, E आता है, तो E यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कोले वाला। तो बस इतना ही लिखो, आपको पता चल गया कि पहले नंबर पे कौन रहेगा, B रहेगा। उसके बाद देखो दूसरा वाला चेक करते हैं कि COLL हुआ, फिर हमारा I कॉमन है, I और O ये तो चौथे नंबर पे हो जाएगा, कंफर्म है कि A जो है चौथे नंबर पे रहेगा, बीच में हम लोगों को सेकंड और थर्ड को डालना है। अब देखो इन दोनों में देखो सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये यहाँ पे देखो IS है, यहाँ पर IN है, तो S पहले आता है, N बाद में आता है, यानी कि सेकंड नंबर पे C हो जाएगा, और D हमारा थर्ड नंबर पे हो जाएगा, A हमारा चौथे नंबर पे हो जाएगा। यही बिल्कुल सीक्वेंस, सही सीक्वेंस यही है। हम लोगों से पूछा क्या है, तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, D। ठीक है, यानी कि D में हमारा कौन है, कुलीनियर, कुलीनियर ही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पर हो जाएगा। ये जो है कुलीनियर, ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा। बात क्लियर, क्लियर। आगे आते हैं 25 नंबर सवाल, सबसे आसान सवाल की बोला है कि गुलाब, फूल और पत्ती में दिया गया वेन डायग्राम में से कौन सा सही रिलेशन दर्शा रहा है। देखो फूल की अगर बात करें, दुनिया का सब जितना भी फूल है वो फूल के अंदर आ जाएगा। रोज़ भी तो एक फूल है, तो एक कंप्लीट फूल के अंदर रोज़ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन पत्ती फूल में ही होता है, लेकिन वो फूल में और रोज़, जैसे गुलाब और फूल में एकदम सेम रिलेशन है कि गुलाब ही फूल है, फूल ही गुलाब है। लेकिन पत्ती की अगर बात करें तो पत्ती तो अलग हो गया ना, इंडिविजुअल हो गया, तो उसको कहाँ पे रखना होगा, बाहर में रखना होगा, उससे जॉइंट होता है। बात सही है, और बहुत किसी ने यही मार दिया होगा कि फूल के अंदर पत्ती भी होता है और गुलाब भी एक फूल है, तो ये वाला रिलेशन बहुत कोई मार दिया होगा, नहीं तो इसको मार दिया होगा। लेकिन सही है, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि फूल हमारा एक कैटेगरी का है और पत्ती हमारा दूसरे कैटेगरी का है। बात आया समझ में, थक गया थोड़ा सा लेकिन मज़ा आया। 50 नंबर मैथ का सेक्शन पहले करना है ना, मैथ का कर दे, ठीक चलो मैथ्स का सेक्शन पहले कर देते। 25 क्वेश्चन, पहला सवाल में आते हैं, ठीक है। 51 नंबर सवाल, ध्यान से एकदम देखना सब लोग। सवाल कर रहा है कि एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चार दीवारी के साथ चलने में 20:19 के अनुपात में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास कितना होगा। ठीक है, देखो एडवांस मेथड नहीं थी, आप लोग पढ़े नहीं है इसलिए आप लोगों से बना नहीं तो ये तो 5 सेकंड का सवाल था, 10-15 सेकंड का सवाल था। देखो कह क्या रहा है, एक सर्कल है, इसके अंदर भी एक सर्कल है। ध्यान से पढ़ो कि एक लड़का जो है किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक, बाहरी मतलब क्या, बीच में एक रास्ता है, ठीक है, एक दीवार है, मान लो कि जिसकी चौड़ाई कितना दे रखा है सवाल में, 5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। चलो दीवार की चौड़ाई कर दिया है 5 मीटर, ये दीवार है पूरा गोल सर्कल के अंदर। और जब कोई लड़का बाहर से चक्कर लगाता है तो 20 यूनिट क्या लिखा है,
समय की बात कर रहा है कि 20 यूनिट इसको समय लग रहा है, जब अंदर से चक्कर लगा रहा है तो 19 यूनिट समय लग रहा है, यही बात बोला है। 19 को नीचे लिख देते हैं। अगर ये जो एक दोनों एक सर्कल दिख रहा है, अगर अंदर वाले को हम अगर सर्कल माने तो इसका रेडियस मैंने r मान लिया, तो बाहर वाले का पूरा कंप्लीट का रेडियस कितना हो जाएगा, r+5 होगा। बताओ बाहर वाले सर्कल का रेडियस, अंदर वाले का r, बाहर वाले का r+5 होगा कि नहीं होगा। और देखो जब कोई आदमी किसी चीज का चक्कर लगाता है तो वो उसका परिधि कहलाता है। अगर हम कोई सर्कल चतुर्भुज देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से लेकर के वापस से यहाँ, तो हम लोग उसके परिमाप को तय करते हैं, और सर्कल में परिमाप को ही परिधि कहा जाता है, सर्कमफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, और 2πr दोनों का हमको रेशियो दिया हुआ है। तो ऊपर वाले में हम लोग 2πr के जगह हम लोग r+5 लिखेंगे। r+5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि r बराबर बड़े वाले त्रिभुज में रेडियस हमारा r+5 है, और नीचे वाले में 2πr हो जाएगा, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 20/19। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सुनील कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस इंटू कर दो, 2π इंटू r+5 इंटू 19, नहीं तो 2π सीधा उड़ा ना, ठीक है। 19r + 19 × 95, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20r, ठीक है। तो r बराबर कितना है 95। हमें बोला है कि अंदर वाले, क्या बोला है कि आंतरिक व्यास कितना है, ये जो रेडियस है इसके बारे में पूछा है कि इसका व्यास कितना है। व्यास बराबर आपको पता है कि 2r होता है, डायमीटर बराबर रेडियस का 2 गुना, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना r का मान रख दो 95, यानी कि 190 मीटर। यही हमारा इस सवाल का आंसर था, ठीक है। एकदम सिंपल सा सवाल था, 10th क्लास, एकदम बेसिक सवाल था ये ना, अपने से बनना चाहिए था, पता बनना चाहिए था कि नहीं। 10th क्लास में एकदम बेसिक सवाल हो गया, ये कुछ भी नहीं था इसमें। अगला सवाल देखो, 52 नंबर सवाल बोला है 510 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, A, B और C 3 पर्सन है, जिसमें से बोला है A को B के मिलने वाले का 2/3 मिलता है, यानी कि A बराबर B का 2/3 मिलता है, यानी कि A इंटू बी यहाँ पे लिख सकते हैं, A/B यहाँ पे 2-3 लिख सकते हैं। फिर अगले वाले में क्या कह दिया है कि B को जो है B को मिलने वाले रुपए का A को B को मिलने वाले रुपए का 2/3 और B को C को मिलने वाले रुपए का 1/4, तो C के मिलने वाले का 1/4। तो यहाँ से B/C निकालोगे तो क्या आएगा 1/4। B दोनों जगह कॉमन है, B का मान यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। तो 3 और 12 आया, यहाँ पे BC का मान हम लोगों से पूछा क्या है, ABC का रेशियो अगर ओवरऑल बोले तो 2, 3 और 12 आ जाएगा। यहाँ पे पूछा है हम लोगों से तीनों का मान, उनके शेयर का हिस्सा हमें बताना है। तीनों का योगफल कितना हो जाएगा 17, और 17 का मान हम लोग किसके बराबर कर देंगे। एक सवाल इसमें और दे दिया एक बात कि यदि 510 रुपए को या 510 को, यानी कि अमाउंट टोटल कितना है 510 अमाउंट दे दिया, ये अमाउंट का रेशियो आ गया है 2, 3, 12, यानी कि 17 का योगफल हमारा किसके बराबर हो जाएगा 510 के बराबर, 1 बराबर 30, यहाँ 2 का मान क्या हो जाएगा 60, 3 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 90, और यहीं से हमारा 12 का मान क्या हो जाएगा 12 3 36 360। कौन सा ऑप्शन में दिखा आपको, ऑप्शन नंबर डी में 60, 90 और 360, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर सवाल कर रहा है कि एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, तो एवरेज लिख देते हैं और टोटल लिख देते हैं कि शुरू में तो 2 पर्सन था, ठीक है 2 पर्सन था, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ पर्सन NOP यानी कि नंबर ऑफ पर्सन। शादी के समय 2 शादीशुदा जोड़ा था जिसका एवरेज आयु कितना दिया है 23 दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 23 दूने 46। अब बोला है कि यदि 5 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा था तो अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी। अब 5 साल आगे चले जाओ, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा कि 46 तो पहले था, 5-5 साल दोनों पति पत्नी की आयु बढ़ जाएगी, तो 10 साल बढ़ जाएगी 5-5 करके, और एक बच्चा आ गया 1 वर्ष का। ये भी बोल दिया है कि 5 साल के बाद उनका बीच में एक बच्चा भी हो जाता है, तो उसको भी मैंने 1 जोड़ दिया, तो 46 10 56 और 1 57 वर्ष हुआ टोटल। उसका क्या तीनों का योगफल है ना, ये क्या है हमारा पति पत्नी और बच्चे के उम्र का योग, पति पत्नी और बच्चे के उम्र का योग आया है। हमें तो एवरेज चाहिए, एवरेज बराबर क्या होता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। 3 पर्सन हो गया, काटोगे इसको तो 3 एकम 3, 3 9 27 19 वर्ष, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। कोई बहुत सवाल बना था कि नहीं ये, ठीक। अच्छा ऑप्शन नंबर सी लिख दे लो, ठीक है। अब से ऑप्शन लिख देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था, यहाँ पे लिखे ऑप्शन पहले वाले में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अब वो समझ जाएगा। अब आगे बढ़ते, वीडियो से इसका सॉल्यूशन लिख देना। जो सवाल नहीं बनेगा एक अलग कॉपी रखोगे, आप लोगों को भी बोल रहे हैं यूट्यूब वालों, जो सवाल आप लोगों से बन नहीं रहा है उसी को नोट्स कीजिएगा, जो आपसे बन जाता है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, समय की बर्बादी, क्योंकि अगली बार भी वो सवाल बन जाएगा आपसे।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54। देखो यही सवाल पिछली बार भी इस तरह का एक सवाल आया था, है ना। क्या है सवाल? बोला है कि 75 से लेकर के 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। कि 75 से लेकर के 97 तक सीरीज चल रहा है, सभी का हमको सम चाहिए। दो तरीका इसका मैंने सिखाया है आप लोगों को नंबर सिस्टम में। एक n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो हर जगह लगेगा। उसमें से दो फॉर्मूला मेरा क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या था बताओ? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1। इसके बाद सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये क्या था? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, है कि नहीं? ये दो फॉर्मूला अगर रखोगे तो हर एक सवाल बनेगा आपको सम ऑफ नंबर का, चाहे इवन रहे, ऑड रहे, प्राइम रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देते। कितना हो जाएगा? 97 माइनस 75, सीधा घटाए क्या? 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितने का होगा? 1 का होगा, प्लस 1, यानी कि टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 23। हमको क्या चाहिए? सम ऑफ नंबर। तो सम ऑफ नंबर निकाल देंगे, दोनों को जोड़ो, 7 5 12 के 2 कैरी 1, 9 1 10 और 7 17, 172 बटा 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 23। यहाँ पे काट दोगे कितने बार में? 8, 1 बचा 12, 86 बार में। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 के 8 कैरी 1, 8 3 24, 24 और 12 36, 36 1 37 के 7 कैरी 3। मेरा साथ साथ दिमाग चलना चाहिए। 8 दूना 16, 16 और 3 19, 1978 ही हमारा आंसर है। कैसे गलत हो गया? गलत है क्या? तरीका गलत है। हाँ 55 नंबर सवाल क्या बोला? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 घटा लिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना कमी होगा? इस तरह का सवाल परसेंटेज में हम लोग बनाए थे। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि कमी हो रहा है? अरे a प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे -10 का कमी हो रहा है, फिर से -10 का कमी होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100। ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा? 1 - 20, 1 में से 20 जाएगा तो माइनस का 19, यानी कि 19% का हमारा क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ये तो हमारा हो गया एक ट्रिक हो गया। इसका बेसिक क्या होगा? बेसिक यही होगा कि कोई भी आप सर्कल मान लो, ठीक है, रेडियस मान लो r बराबर ऐसा वैल्यू रखो जिसका आपको 1%, 10%, 20% निकालना आसान होगा। तो उस कंडीशन में r का मान हम लोग 10 रख देते हैं, क्योंकि इसका 1% निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल की बात करें तो पाई r स्क्वायर अगर करोगे तो 100 पाई आएगा। इसका r का मान 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 पाई आएगा शुरू में क्षेत्रफल। सेकंड बार में बोला है कि 10% इसको घटा देते हैं, तो 10 का 10% कितना होता है? 1, तो घट करके कितना हो जाएगा? 9। तो अब हमारा कितना हो जाएगा? पाई इंटू r स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 81 पाई। तो आप देख रहे हो कि 100 में से 81 हुआ तो कितना घटा? प्रतिशत कमी बराबर कमी लिख देंगे 19 पाई। कहाँ में से कमी हुआ? प्रारंभिक वाला से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, पाई पाई गया, 100 गया, 90% की कमी। क्लियर? अगले सवाल में फ्री में आ जाएगा ना? आ जाएगा। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। ये थोड़ा सा एडवांस मैथ का सवाल है, बढ़िया और बहुत आसान सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 56, दिमाग लगाना है। किस तरह से दिमाग लगाना है? देखो 50 मीटर भुजाओ वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजाओ वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी? देखो एक वर्गाकार खेत है, 50 मीटर वर्ग के बारे में बताएंगे कि चारों भुजाएं बराबर होती है। और आपको इतनी बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो बहुत बेकार की हो, जिंदगी में पढ़े ही नहीं है आप लोग। इतना बात तो पता होगा आपको कि वर्ग अगर है तो चारों भुजाएं हमारा क्या है? बराबर होगा। अब बता कि वर्ग वो जो खेत है उसमें अगर चावल को रखा है तो वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है, ना परिमाप की बात कर रहा है? क्योंकि किसी भी पोर्शन को हम लोग कहीं पे कोई सामान रखेंगे तो वो क्या करेगा? उसका क्षेत्रफल को ही घेरेगा। यानी कि ओवरऑल ये जो 750 है ये क्या है? क्षेत्रफल है। क्लियर हुआ? तो क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, है ना? साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का मान दे दिया कितना? 750। एक मिनट नहीं अच्छा हाँ 750 kg क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 50 का होल स्क्वायर बराबर 2500। तो हमसे क्या बोला है कि 100, देखो वर्ग को थोड़ा सा चौड़ा बना देते हैं, कि 100 मीटर भुजा वाला एक खेत है, इस पर कितना जो है कितना मतलब चावल को रखा जा सकता है, इस बारे में जिक्र किया है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 2500 अगर हमारा ये है, कहाँ गया जी सवाल? ठीक है, 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो देखो कि 2500 मीटर का अगर खेत है, नहीं तो ऐसे लिखते हैं 50 मीटर खेत में
50 मीटर खेत में 750 kg। हाँ अच्छा ठीक है, 2500, 1 बराबर 750 बटा 2500। हमको निकालना क्या है? 100 निकालना है। तो 750 बटा, हाँ अच्छा 10,000 हो जाएगा ना। बात सही है कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे 10 का स्क्वायर तो 10,000 हो जाएगा ना। तो 10,000 का मान यहाँ से निकाल देते हैं। 10 का एरिया साइड का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना जी। अच्छा सॉरी सर, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। इतना भी हड़बड़ी सही नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा किसी का समय बर्बाद ना हो, इसलिए यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल में आता है। 57 नंबर सवाल कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। यानी कि 8 व्यक्ति का कोई एवरेज है मान लो। इसमें से अगर एक व्यक्ति चला जाता है और एक व्यक्ति आ जाता है 65 किलो का, कहाँ पर? 2500। अच्छा यहाँ 2500 है ना, ठीक है। तब 1010 कट जाएगा, 3000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उतना कैलकुलेट कर लिया करो, हड़बड़ी में है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है जी। अब देखो कितना बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है। इस सवाल को करने का इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। पहली बात देखो कि एवरेज बढ़ रहा है, यानी कि जो 65 किलो का जो आदमी था इसके कंपैरिजन में कोई भारी आदमी आया होगा तभी एवरेज बढ़ रहा है। अगर घट रहा होगा तो 65 से कम भार वाला होगा। तो एवरेज अगर सबका बढ़ रहा है तो 65 से ज़्यादा ही भार वाला आदमी आया होगा, पहली बात। तो इसमें जोड़ेंगे क्या, बोला कि 2.5 किलोग्राम सबका बढ़ जाता है। तो इस आदमी का आने से पहले टोटल कितना आदमी था? 8, यानी कि 8 आदमी का 2.5 किलोग्राम करके बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 65 + 8 × 2.5, यानी कि हमारा 85 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? सुनील बात को समझ पाए? नहीं समझ पाओगे फटाक से टोकोगे, ऐसा नहीं कि हम जल्दी निकल जाएंगे। 58 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपये हो तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है? देखो मान लिया मैंने MP बराबर X और CP बराबर मैंने 100 मान लिया। अब बोला कि अंकित मूल्य में 10% का अगर छोड़ देता है तो भी वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर 20% अगर हम लिख देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 120 होगा। 100 में 20 का प्रॉफिट यानी कि 20 रुपये का, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120, यानी कि इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 120 होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो आगे क्या बोला है, थोड़ा सोचने दो। एक टीवी सेट का लाभ की राशि 750 रुपये है। एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट का लाभ की राशि 750 रुपये है। अच्छा ऐसे देखो ना, लाभ की राशि 700, ये 20% का मान दे रखा है कितना? 750। 1% का मान निकाल दोगे 750 बटा 20, और यहाँ पे हम सीधा सेलिंग प्राइस को 120% कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमको 120% यानी कि SP निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 750 बटा 20 × 120। इसको काटोगे कितने बार में? 6 बार में। तो 0, 6 × 30 के 0 कैरी 3, 7 6 के 42 और 3 45। ये मेरा क्या आया? सेलिंग प्राइस आया। हमको क्या चाहिए? अंकित मूल्य चाहिए, ये ना बोला है? हाँ छोड़ दिया, आराम से बन जाएगा कि x में 10 का छोड़ देंगे। यहाँ पे 10 कहाँ से लिख दी, इसको मिटाओ। x में 10 का छोड़ देंगे तो 90 में मिलेगा, और यही हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, 4500 के बराबर, है ना। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4500 × 100 बटा 90। 0 0 गया, 5 बार में गया तो आ जाएगा आंसर क्या? 5000। इसी तरह चीज़ करके इधर उधर लिखेंगे। आप लोग की तैयारी हो चुकी है तो आप लोग समझ जाओगे। आगे बढ़े, ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59। सवाल कर रहा है कि राम ने 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी। तो बाइक को खरीदा राम कितने में? 60,000 में। फिर बोला उसने 10,000 रुपये नगद भुगतान किया और शेष राशि 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज के रूप में भुगतान किया, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे? 10%। नगद भुगतान कितने का है? 10,000 का। तो 10,000 अगर 60,000 का बाइक में नगद भुगतान कर दिया तो शेष राशि कितना हो जाएगा बताओ? 50,000।
तो 50,000 जो है इसको SI के रूप में पे करेगा, जिसका 15% जो है प्रति साल का ब्याज होता है। तो इसका 15% निकाल दो तो कितना हो जाएगा, इसका 15% 10% 5,000, फिर 5,000 का 10% अगर 5,000 तो 5% कितना होगा 2,500, यानी कि ओवरऑल 7,500 का बनेगा कि नहीं CI। तो एक साल का CI अगर हमारा SI अगर 7.5 है 7,500 है, तो दूसरे साल का भी SI तो इतना ही होगा 7,500। और ओवरऑल हमसे बोला है कि 4 साल का ना, कहाँ निकाला है 2 साल का बोला है, तो दोनों को जोड़ दो 15,000 हाँ ऑप्शन में, ठीक है। तो 15,000 जो है ब्याज के रूप में दिया गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15,000 है ना, आंसर सही है ना, टिक किए थे ना, ठीक। अगला सवाल 60 हाँ ऑप्शन लिख दे रहे हो, ऑप्शन नंबर C। देखो 60 नंबर सवाल कह रहा है कि x यदि x और y परिमेय संख्या है और 5 प्लस √11 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 √11 बराबर x प्लस वाई √11 है, तो x और y का मान याद करें। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, बना था कि नहीं, ये वाला बना था, इसको रैशनलाइज कर दिए होंगे। बस डरेगा नहीं ये सब सवाल से तो वो बना लेगा, जो डर गया वो मर गया इस सवाल में। यही है इसका खेल कि जो इससे डरा नहीं बनने देगा। अब यहाँ पे देखो a प्लस b a माइनस b बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 √11 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 11 44 बराबर क्या x प्लस वाई √11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो किधर देख रही हो जी, नीचे ही देख रही, समझा रहे इधर नीचे देख रही है। हाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्या करोगे, पहले वाले का पहले वाले से मल्टीप्लाई तो 5 थी 15, पहले वाले का दूसरे वाले से मल्टीप्लाई तो 10 √11, दूसरे वाले के पहले वाले से मल्टीप्लाई तो 3 √11, और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई तो 11 11 और 11 दूने 22, 9 में से 45 गया माइनस का 35 बराबर x प्लस वाई √11। कोई दिक्कत यहाँ तक? 15 प्लस 22 को जोड़ोगे तो 37। ऐसे ही नहीं होता है, बहुत मेहनत का खेल है ये गवर्नमेंट जॉब, तांडव होता है यहाँ, देख रहे हो ना। ऐसे ही नहीं होता यहाँ, पागल आदमी सन की आदमी चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए। आम इंसान सब्जी बेचता है रोज में। देखो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 √11 माइनस का 35 बराबर x प्लस वाई √11। तो यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ कर लिख सकते हैं 37/35 माइनस प्लस √13 √11। हे प्रभु हम माइनस कर दो बराबर x प्लस वाई √11। दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो x का मान माइनस 37/35 आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप करोगे y का मान तो y √11 बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 13 √11 डिवाइडेड बाई 35। ये रूट चला जाएगा, y का मान आ जाएगा माइनस 13/35। जहाँ पे ऑप्शन दिखा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C में x बराबर माइनस 33/35 और y बराबर माइनस 13/35। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर सवाल को देखो, आप समझो। 61 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि 1.5 लाख रुपए का एक मकान 150000, ये एक मकान है 1.5 लाख रुपए का, और मकान है x का। अब x जब y को दिया, बोले x द्वारा y को 5% लाभ पर बेच दिया गया। x y को सेलिंग करता है कितने में? 5% के प्रॉफिट में। तो इसका 5% कितना हो जाएगा बताओ तो? 7,500। 10% तो इसका 15,000, तो 5% 7,500। तो 1.5 लाख में अगर 7,500 जोड़ोगे तो 157500 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब फिर क्या किया, y जो है इसको फिर से वापस से x को बेच दिया। y जो है वापस से x को बेच दिया, लेकिन इस बार 2% की हानि में बेचता है। यही सवाल में कहा है कि x को y उस मकान को वापस x को 2% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में क्या स्थिति रहे? तो 2% का इसका हानि 1% इसका निकालो तो 1575। 2% कितना हो जाएगा? 1575 का 2 गुना 15 15 30 और 75 150 कितना हो गया? 3150 दिमाग में हो रहा है कैलकुलेट, 3150 हो रहा है। इस तरह मैथ बनता है, दिमाग में बनता है। तो कितना हो जाएगा? 1575 जो है इसमें से 3150 को घटा दो, ठीक है ना, क्योंकि इस पर 2% का लॉस हो रहा है। इतने में बेचा किसको? y को। तो कैलकुलेट करो तो एक बार 0 5 10 में से 5 गया तो 5, अच्छा यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3, फिर यहाँ पे देखो 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी कि 15 43 50 में वापस x खरीद लिया इसको। अब देखो 15,000 का चीज़ था, ठीक है, इसको बेचा कितने में? 1.5 लाख का चीज़ था, इसको
1,50,000 का चीज़ था, 1,57,000 में बेचा, फिर इससे खरीद लिया 1,54,350 में। तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट देखो कि पहले तो इतना में बेचा और फिर इसको 15, 43, 50 इसको माइनस कर दो, तब तो इसका ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो 0, 5, 7, हाँ बोलिए 7,5 अच्छा 1 अच्छा 7,5 हो गई, ठीक। 0 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, 7 में से 3 गया तो 7 में से 4 गया तो 3। अरे हड़बड़ी में बहुत गलती होता है जी, थोड़ा आराम से ही पढ़ाएंगे। तो 3150 रुपये का क्या हो रहा है हमको प्रॉफिट हो रहा है, किसको एक्स को प्रॉफिट हो रहा है 3150 रुपये का। बात समझे? कहाँ पे 3150? अच्छा यहाँ पर, अब बोल लेना उतना होश नहीं रहता है, ठीक है, पहले ही निकल चुका था। चल सवाल बहुत बढ़िया था। अरे कोई बात नहीं, एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया तो क्या दिक्कत है, उतना सोच के एग्जाम में जाओगे ना, आपसे भी होगा कि कोई सवाल का आसान तुरंत निकलेगा, आप थोड़ा सा हो जाए, उतना ध्यान नहीं रहता है। काहे कि हम लोग स्पेशल तैयारी करके नहीं आए, रैंडमली बता रहे हैं। चलो अगले सवाल में, किसी के बदले हम बैठ जाए जीडी में तो सीधा सीएसएफ का पोस्ट। अरे देखो एक चीज़ हम नोटिस किए कि हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेगा जी। हिंदी इंग्लिश कोई अटेम्प्ट मत करना, जीडी में कोई इंग्लिश अटेम्प्ट मत करना, काहे कि इंग्लिश में भी तैयारी नहीं है। हिंदी में बिना पढ़े ही आप लोग 15 नंबर जरूर स्कोर कर सकते हो अगर समझदारी से काम लगो तो। 15 इधर 45 रखो, मैथ रीजनिंग में 45 फिलहाल रखो, 50 रखना टारगेट, 45 नहीं 50 रखो। 50 और 15 कितना हो गया 65। और जीएस में नहीं, कितनों किस्मत खराब रहा 10 काफ़ी है, उतना काफ़ी है। 70 चाहिए हर हाल में, 70 से नीचे बात नहीं करना है। अगला सवाल देखो, कहाँ तक आए थे जी? 62 बताना है। देखो 62 नंबर सवाल, 62 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक 2000 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सॉरी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 2000 मीटर बोल रहे हैं, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 800 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लगाएगा, ये बात हम लोगों से पूछा है। अब जब 800 मीटर लंबा पुल को पार करेगा तो ये 200 + 8 टोटल 1000 मीटर की दूरी तय करेगा। बताओ सुनील करेगा कि नहीं? यानी कि हमको समय चाहिए, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो 1000 मीटर, चाल कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, बड़ा से छोटा तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई, 5/18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 से काटोगे इसको 20 पंजे 100, यानी कि 50 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए थे हम लोग। अब मीटर से मीटर ऊपर में कट गया होगा, है ना। 63 नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल बोला है कि रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन केले खरीदे। तो 2.5 दर्जन यानी कि 30 पीस केला खरीदा, कितने में? अंडा है, केला बोल रहे हैं, तो 30 रुपये केला दर्जन में मिलता है ना ज़्यादा, इसलिए केला याद आ गया। तो 30 पीस केला खरीदा कितने में, सॉरी अंडा खरीदा कितने में, 20 रुपये में 30 पीस क्या खरीदा जी, अंडा खरीदा। चलो ठीक है। और फिर बोला है कहाँ पड़ रहे हो, 20 रुपये तो है। रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से, अच्छा 2.5 दर्जन खरीदा ना, तो 1 दर्जन का अगर 20 रुपये है तो 2.5 दर्जन का कितना हो जाएगा, 2 दर्जन का 40 और आधा दर्जन का 10 रुपया, यानी कि 50 रुपये में टोटल 2.5 दर्जन आता है। तो 50 रुपये में टोटल 30 पीस केला आता है। अंडा आता है। उसके बाद फिर बोला है कि उसने देखा कि उसमें से 6 अंडे सड़े हुए, कि जो अंडा लिया 6 सड़ा हुआ था, तो अंडा बचा कितना, 30 में से 6 सड़ा 24, और उसको बेच देता है कितने में, 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो टोटल अभी बचा है कितना, 24 अंडा बचा है, और इसको बेच रहा है 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कि 44 रुपये में बेचेगा। ये खरीदा 50 में, बेच दिया सेलिंग प्राइस 44 में बेच दिया, तो हानि कितने का हुआ, 6 रुपये का। कहाँ में से हुआ, 50 में से हुआ, परसेंट में चेंज करने के लिए 50 से 44, हाँ 1 मिनट, कहाँ गया,
हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, हानि हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे काटोगे 2 बार में तो कितना आएगा, 12% कन्फ्यूज़ हो जा रहा है कैलकुलेट करके भी। ठीक है, अरे 50 रुपये में 30 पीस खरीदा, 44 रुपये में 6 को ख़राब निकल गया, 44 रुपये में 24 को बेच दिए, तो 50 में खरीदा 44 में बेचा, 6 का तो हानि हो रहा है उसको। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम लोग हानि प्रतिशत लगाए, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो ये तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट सीख गए हम लोग। अगला सवाल पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट बना देते हैं इधर। बहुत सिंपल सा सवाल बनाता जी सबसे, क्या बात कर रहे हैं, नहीं बनाए, पागल हो, कॉमन सेंस नहीं लगा सकते आप लोग। 60 डिग्री 100 डिग्री UTSV। देखो सवाल क्या बोला है कि दिया गया पाई चार्ट में STUV बाजार शेयर दर्शाया गया है, कुल बाजार 72 करोड़ रुपए का है, बस इतना ही काम का है। उसके नीचे अब पढ़ो कि कंपनी U और V के बाजार शेयर में कितने का अंतर है, कि U और V में कितने का अंतर है। सबको अगर जोड़ोगे तो 100 + 80 180, यहाँ भी 120 + 60 180, और हमें पता है कि पूरा सर्कल एक 360 डिग्री का होता ही है, तो 360 डिग्री हमारा टोटल हमारा क्या हो रहा है, बाजार का शेयर। और यही सवाल में दे दिया है कितना, 72 करोड़ दिया है। 1 डिग्री का मान निकाल देंगे तो 72 बटा 360 डिग्री, 72 बटा 360 करोड़, यहाँ तक होगा। हमें क्या चाहिए, दोनों में डिफरेंस चाहिए। बताओ कि दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री का मान निकाल देते हैं। U और V में डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा, 72 बटा 360 इंटू 20, 0 से 0 काटे, इसको 18 बार में 18 चौके 72, यानी कि 4 CR आ गया हमारा आंसर। यानी कि ये दोनों कंपनी में अंतर कितने का है, बाजार शेयर का 4 करोड़ रुपए का है। अगला सवाल, इसी का अगला सवाल कहाँ गया जी, हाँ देखो, अधिकतम बाजार शेयर वाली कंपनी कौन सी है। अब ये तो एकदम पागल सा सवाल पूछ दिया कि अधिकतम शेयर किसका होगा, बताओ। V का होगा, क्योंकि 120 डिग्री यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री किसका है, V का। तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा V लिखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे वैल्यू तो V का ही है। बात है समझ में, चलो ठीक है। तो दोनों सवाल हो गया। पाई चार्ट में 2 तरह का सवाल होता है, एक सर्कल पर बेस्ड और एक जो कॉलम पर बेस्ड। दोनों सवाल सीख लिए, अगले बार से गलती मत करना। मैट्रिक्स में भी गलती आज नहीं किए होंगे, मैट्रिक्स बना लिए होंगे ना, नहीं सके। हाँ ठीक। अगला सवाल 66 नंबर सवाल, कहा है कि 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 35.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40। ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखा, तो क्या करेंगे, a + b a - b, इधर गौरव a + b, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 35.8 इंटू a - b, दोनों में घटाओ तो सीधा हम जोड़े क्या, 8 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 5 5 10 11, 11 का 1 कैरी 1, 7 3 10 और 11। ये a + b हुआ, a - b निकालना है। 8 से 8 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 3 गया तो 0। ऐसे तो समझ जा रहे हो यार। 40 से 40 खत्म, आंसर विल बी 111.6 67। आज राइटिंग वाइटिंग नहीं बैठेगा, चलेगा ना, इस समय राइटिंग बैठा है। देखो 67 में जो डाउट था, 67 नंबर सवाल क्या करें, एकदम सिंपल सा सवाल कि उन वर्षों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, यानी कि टी निकालना है, जिनमें 2600 रुपये पर 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रिंसिपल दे दिया 2600, रेट दे दिया 6.2/3%। हमें पता है कि एसआई के बारे में जिक्र है, तो P × R × T होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो P का मान 2600, R का मान यहाँ से कैलकुलेट करोगे 6 × 18 + 2 20/3, और परसेंटेज यहाँ पे साइन हटेगा तो नीचे 100 इंटू अब T आएगा। अब बोला है कि T का मान क्या रखें कि जो है कंप्लीट, जो है हमको फ्रैक्शन में नहीं मिले, कंप्लीट एक संख्या मिले। और जिसका ऑप्शन दे रखा है, पहला 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 2। देखो यहाँ 0 से 0 गया। फ्रैक्शन को खत्म करना है तो 3 को खत्म करना है, तो 3 को कैसे खत्म कर सकते हैं, T का मान क्या रख देंगे बताओ। बस 6 रहता तो 6 रख सकते थे, तो T बराबर क्या हो जाएगा, हाँ क्या मैं कम से कम, तो क्या कम से कम रख भी नहीं सकते हो, क्या रखोगे बताओ, 1 2 रख सकते हो क्या। अच्छा कम से कम बोला है, हाँ तब हाँ बिल्कुल, कि 6 रहता तब भी हमारा आंसर क्या हो जाता है, यही हो जाता। बहुत बढ़िया, ये तो समझ रहे हो, अर्थमेटिक भाषा का खेल समझ रहे हो। 68 नंबर देखो, 68 नंबर सवाल बोला, यदि एक
यदि एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है 10% की छूट देता है, उसकी लागत मूल्य क्या होगा जिसका लाभ 20% है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 40 रुपये, एक व्यक्ति जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है, यानी कि मार्क प्राइस 40 दे दिया है, डिस्काउंट के बारे में जिक्र कर दिया है 10%, उसकी लागत मूल्य निकालना है। ठीक है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल दो कि 40 में अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि बेच कितने में रहा है, 36 में बेच रहा है कि 40 रुपये का मार्क प्राइस है, 10% का डिस्काउंट 36 में बेचा, और इस पर भी इसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर है, सेलिंग प्राइस है, तो हमें लागत मूल्य सीपी निकालने के लिए बोला, नहीं निकलेगा, आराम से निकाल सकते हैं। सीधा हम लोग 120% बराबर 36 लिख सकते हैं। 20% का प्रॉफिट 100% सीपी होता है, नहीं तो फिर फॉर्मूला लगा दो, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस लाभ, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120, नहीं तो सीधा 120% बराबर आप 36 कर सकते थे, यहाँ से आप निकाल देते 100% का मान। दोनों ही तरीका सही है, फॉर्मूला याद है तो इसको लगाओ, फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको लगाओ। ठीक है, सारा तो आपको दे ही दिए हम, तो 0 0 12 3 36, सीपी कितना निकला 30 रुपये का, 30 रुपये उसका क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन मिला लिया करो यार, ऑप्शन याद नहीं रहा। 69, देखो 69 में बहुत बढ़िया सवाल है कि एक त्रिभुज के 3 कोण 3 4 5 के अनुपात में है, तो कोण कितने अंश के हैं। ट्राइंगल 3 4 5 के रेशियो में है, एक ट्राइंगल है जो 3 4, अच्छा इसका कोण के बारे में जिक्र कर दिया है, 3 4 5 के बीच में है। ठीक है, तो बताओ कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 बराबर 180 डिग्री, 1 बराबर 12 एकम 12, 6 और 0 मिलकर 60, 12 पंजा 60, 3 का मान 45, 4 का मान यहाँ से 60, और यहीं से 5 का मान, हम तो बोलते जानते हैं थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाया करो। 4 ऑप्शन को देखो, फटाक से 45 मिल गया, उसको टिक करके निकल जाओ, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कि आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम कर दे रहे हैं, लेकिन क्या हो जाएगा 15 पंजे 75, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। हमको बता देना ऑप्शन, ठीक है, देखना पड़ता है तो समय लग जाता है। 70 नंबर देखते हैं बनेगा यहाँ, 70 बन जाएगा यहाँ। अरे 70 तो एकदम हलवा सवाल है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन का इतना बढ़िया सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है। बना था कि नहीं, बना था ना, ठीक। क्या बोला है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में करते हैं, कुछ व्यक्ति को मैंने M1 मान लिया, 40 दिन में काम करता है। फिर दूसरी तरफ बोला है यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो M1 में 8 और मिला दो, 8 व्यक्ति मिल दिया जाए तो वो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है, तो कितने में पूरा होता है 30 दिन में पूरा होता है। तो यही M इंटू डी, MDH होता है, H की जिक्र नहीं है तो MD लगा देंगे, W का जिक्र नहीं है तो ओनली MD लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 3M1 बराबर, सॉरी 4M1 होगा ना यार, 4M1 बराबर 3M1 प्लस 8 थी 24, एक इधर ले आएंगे तो M1 का मान कितना आ जाएगा 24। निकालने के लिए क्या बोला है, प्रारंभ में, यही तो बोला ही है कि प्रारंभ में व्यक्ति हम लोग M1 मान लेते हैं, तो M1 का वैल्यू 24 आ गया। ठीक है, जाओ। और 5 सवाल तो था ही नहीं, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन बन जाएगा। दरवाजा लगा दो। देखो 71 नंबर सवाल, थक नहीं ना गया जी, कोई थका तो नहीं है ना गौरव, ठीक। देखो 71 नंबर सवाल बोला है एक स्कूटर जो है 10%, 5% और 2% के 3 टोटल डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य मार्क प्राइस दे दिया है 18,000 रुपये, तो हमें निकालना है बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस हमें निकाल देना है, आराम से निकल जाएगा। देखो मार्क प्राइस 18,000 है, इस पर पहले 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 90% में प्रोडक्ट मिलेगा हमको। फिर 5% का डिस्काउंट देता है, यानी कि ओवरऑल में 5% डिस्काउंट, यानी कि 95% में मिलेगा। फिर 2% का डिस्काउंट, यानी कि ओवरऑल में 2% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 98/100। कोई दिक्कत, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। या तो तीसरा तरीका ये है कि इन तीनों का हम लोग सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी हो जाता, पॉइंट में आएगा ये। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, इतना समझ लो ये सवाल। ठीक है, आसान होता है लेकिन कैलकुलेटिव होता है। 3 और 1 4 जीरो में से 4 जीरो चला जाएगा। 18 9 में क्या हो जाएगा, 18 9 में 162, नहीं तो रुको काटे तो नहीं यहाँ, 20 बार में 5 का पाड़ा में ये 5 एकम 5, 4 और 5 मिल के 45, 19 बार में। 20 का आधा 10, और क्या कर सकते हैं 98 का आधा कर देते हैं 49, नहीं तो इसको 98 कराएं तो
थोड़ा सा इधर काम देगा हमको, 98 को रहने दिए, यहाँ पे 18 का आधा 9 कर दिए, 9 9 में 81 गुने 19 इंटू 98/10। 10 को क्यों रखे हैं? क्योंकि लास्ट में पॉइंट निकालने में दिक्कत। ठीक है, अब देखो यहाँ से बाय द ऑप्शन भी आप लगा सकते हो। 8 9 72, 72/10, यानी कि क्या आ जाएगा लास्ट में 2.0 आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में देखोगे 2.0 है, बस यही कन्फ्यूज़न है। यानी कि एग्जाम में अगर कम समय अगर बचे और कैलकुलेशन करना है तो आपको तुक्का अगर मारना है तो आप 50% चांसेस रहेगा सही होने का। यानी कि आप ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, 4 के कंपैरिजन में 2 को चूज करना तो ज़्यादा है ना चांसेस सही होने का, कि दिमाग अगर काम ना करे, समय ना बचे, मान लो कि 10 सेकंड का टाइम बचा है और उस समय ये वाला आ गया, तो फटाक से आपको उस तरह से कैलकुलेशन में जितना फास्ट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो अब इस सवाल को जो है आप ओवरऑल सॉल्व करवाने के लिए मुझे पूरा कैलकुलेट करना ही होगा। तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 का 9 लिख देंगे, कैरी 1 और 19 अठे 152, 152 प्लस 1 153 गुने 98/10। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को बेसिक तरीका से। 98 से 9 9 में 81 के 1 कैरी 8, 8 3 24, 24 6 30, 30 2 32 के 2 कैरी 3, 8 5 40, 3 43 के 3 कैरी 4, 8 एकम 8 और 4 12, 9 9 में 81 के 1 कैरी 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 35 के 5 कैरी 3, 9 5 45, 3 48 के 8 कैरी 4, 9 एकम 9 और 4 13, बस जोड़ दो 1 3 8, 8 2 10 के 0 कैरी 1। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने में दिक्कत कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किए जी? कैलकुलेशन करने में मिस्टेक किए, कहीं हड़बड़ी है इसीलिए सही चीज़ नहीं। 8 9 में 72, 8 9 में 72 यहाँ गलती कर दिए थे, 9 9 में 81 कर दिए थे। 8 9 में 72 के 2 कैरी 7, कैरी 7, 8 3 24, 24 और 6 31 के 1 कैरी 3, 8 5 40 और 3 43 के 3 कैरी 4, 8 एकम 8 और 4 12। अब सही है। 9 9 में 81 के 1 कैरी 8, 9 3 27, 27 और 8 27 8 35, हाँ 35, 35 के 5 कैरी 3, फिर 9 5 45, 45 और 3 48 के 8 कैरी 4, 9 एकम 9 और 4 13, 2 2 8, 8 2 10 के 0 कैरी 1, 3 1 4 1 5, यानी कि क्या आ जाएगा ओवरऑल 15 0 8 22 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आएगा कितना 2.2। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, उतना तो रहेगा ही। आगे 72 नंबर सवाल बोला 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ पर्सन लिख देते हैं, एवरेज लिख देते हैं, टोटल लिख देते हैं। बोला कि 6 दोस्त हैं जिसकी औसत लंबाई कितना है 167 सेंटीमीटर। अब बोला है कि 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उन समूह से चला जाता है, तो नई औसत बताइए। कि यहाँ से जो है एक 162 सेंटीमीटर का लड़का चला जाता है, तो पहले मल्टीप्लाई करो, 7 6 के 42 के 2 कैरी 4, 6 6 के 36 और 4 40, 40 के 0 कैरी फिर से 4, 6 कम 6 और 4 10, यानी कि टोटल उन लोगों के हाइट का सम कितना आया 1002 आया। एक 162 सेंटीमीटर लंबा लड़का चला गया, तो 162 यहाँ से घटा दो, 2 में से 2 गया तो 0, 10 में से 6 गया तो 4 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी कि 940 हमारा क्या हुआ 5 लड़कों का सम, 5 बॉयज़ के लंबाई का सम होगा 940। अब हमको यहाँ पे एवरेज निकालना है इनका, तो एवरेज निकाल दो 940/5, 5 एकम 5, 4 बचा है, 4 और 4 मिलके 44, 5 8 40, 188 ऑप्शन में है जी। कहाँ 188? कुछ दिक्कत हुआ क्या? 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167, मल्टीप्लाई करने पे कोई गलती है? 7 6 के 42 के 2 कैरी 4, 6 6 के 36, 4 40, 40 के 0, यह सही है ना? अब क्या बोला 162 सेंटीमीटर, अच्छा 840 होगा। अच्छा इससे कैरी लिए थे ना, तो 9 में से 1 जाएगा तो 840, ठीक है। 840/5 इसको कैलकुलेट कर दो तो 5 एकम 5, 3 और 4 मिलकर 34, 5 6 के 30, 5 8 40, 168 सेंटीमीटर। 73 नंबर सवाल कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 8 चाइल्ड और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। अगर प्रत्येक बच्चे का कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना लगे, यानी कि 2 आदमी बराबर 1 बच्चा के बारे में जिक्र कर दिया है ना। तो बोला है कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर 1 बच्चे के बराबर 2 आदमी, तो यहाँ 8 बच्चे के बराबर कितना आदमी हो जाएगा 4 मैन, पता होगा कि नहीं? यहाँ पे देखो 4 बच्चा कर दे तो इधर भी 4 हो जाएगा, तो 8 मैन बराबर कितना, सॉरी
उल्टा कर दिया क्या? एक बच्चे के बराबर नहीं, एक आदमी के बराबर 2 बच्चा। अब सही है। लैंग्वेज को पकड़ो कि प्रत्येक बच्चे के कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, बच्चा को 2 गुना समय लगता है, यानी कि 1 मैन बराबर 2 चाइल्ड है। यहाँ पे 4 गुना, यहाँ भी 4 गुना कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 8 बच्चा है, तो 8 चाइल्ड के बराबर 4 आदमी होगा कि नहीं होगा? यानी कि यहाँ 8 चाइल्ड बराबर 4 आदमी हम लोग कर सकते हैं। ओवरऑल ऊपर में कितना हो जाएगा? और फिर एक लाइन और लिखा था जिसको मिटा दिया हम कि 12 मैन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे 12 + 4 जोड़ोगे तो 16 एम, ये कितने दिन में काम करता है? 9। यहाँ पे 12 आदमी, 12 सिर्फ लिखो ना यहाँ भी, और ये कितने दिन में करेगा? D2 का मान चाहिए, MD दोनों तरफ लगा दिए। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो D2 का मान कितना आ जाएगा? 12 दिन। यही हमारा आंसर है। ठीक है, और मात्र 2 सवाल मैथ का। एक सवाल बाहर नहीं आ रहा है, एक सवाल भी ऊपर से नहीं आ रहा कि एकदम हम पढ़ाए उससे बाहर आ गया है। सब बुक्स है टोटल, और ये सिर्फ नहीं, जितना तेज दोगे सब का सब में यही रहेगा। देखो 74 में क्या बोला? एक व्यक्ति 600 सेकंड में धारा के प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है। प्रतिकूल मतलब अनुकूल, मतलब साथ में जाना, प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आना, यानी कि x - y के बारे में बोल दिया है कि 600 सेकंड में 750 मीटर की नौका चलाता है। ठीक है, तो चाल बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बटा समय, और हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? चाल ही निकाल रहे हैं। तो दूरी कितना है? 750 मीटर का, और समय कितना लग रहा है? 600 सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि जब वापस आ रहा है यानी कि धारा के अनुकूल अब आएगा, तो ये कितना है? वही 750 मीटर की दूरी ही वापस आएगा, जितना जाएगा बोट उतना ही ना वापस आएगा। तो अब जो है इसको 7.5 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो 7.5 मिनट को सेकंड में चेंज करो तो कितना हो जाएगा? 15/2 मिनट, 7.5 बराबर सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि 450 सेकंड। आंसर जब देखोगे यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए बड़ा बनाना है, 18/5 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 0 0 गया, 15 3 45, 15 5 75, 3 5 15, 3 6 18, 5 5 गया, 0 0, 15 चौके 60, 15 5 75, 5 5 गया। ये कितना है? 18/4, 4 चौके 16, 4.5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल, जो कि होता है x से ना होता है, x के बारे में ही पता है। तो देखो यहाँ पे जब जोड़ोगे y खत्म हो जाएगा, 2x का मान। तो हम लोगों ने क्या किया? 2x दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, दोनों को जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा ना। और इधर जब दोनों को जोड़ोगे 6 4 10 10.5 आएगा, तो x का मान 10.50 का 5 लिखो या 50 लिखो, बात बराबर है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दोगे तो 5.25, यही हमारा आंसर। आसान सवाल था। 75 नंबर सवाल देखो, ये सवाल बना था जी, बना था। नंबर सिस्टम का इतना आसान सवाल था। देखो सवाल क्या बोला, जो सवाल जो बोलता है वहाँ तक बहते जाओ ना। जैसे सवाल हमेशा नदी की तरह है, बहते हुए वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक तुमको रोक दे रहा है। वो रोक दे रहा है तो फिर आप यहाँ पे आप लोग बहाना को चाहते ही नहीं है, देख के ही डर जाते। लास्ट पोजीशन तक सोचते रहो कि क्या होगा। देखो सवाल हम क्या करेंगे आपके सामने, देखो कुछ नहीं, जो सवाल बोलेगा उसी को कर देंगे। 2 धनात्मक संख्या का योग उनके वर्गों का योग का 20% है। तो 2 धनात्मक संख्या हम लोगों ने मान लिया, और सवाल में दे भी दिया है कि 2 धनात्मक संख्या अगर हम लोग मानेंगे तो x एंड y मान लिए। अब क्या बोला है? 2 धनात्मक संख्याओं का योग, तो 2 धनात्मक संख्या का योग कर दिए, उनके वर्गों का योग का 20% है। वर्ग का योग बोलता तो दोनों का सम का स्क्वायर, लेकिन वर्गों का योग यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल की बात किया है। x² + y² का 20% है, और 20% का मान 1/5 होता है, आपको पता है। यानी कि यहाँ से 5x + 5y बराबर x² + y² आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर अगेन क्या बोला है? उनके वर्गों का अंतर का 25% है, कि ये जो सम है ना x + y, यही उनके वर्गों का अंतर का 25% है, और 25% का मान आप लोग 1/4 जानते हैं। यहाँ पे 4x + 4y बराबर x² - y² हो जाएगा। बता कोई दिक्कत? अब इसको अगर हम सॉल्व करें, तो देखो 4 को कॉमन निकाल लेंगे, x + y बाहर निकलेगा। अंदर में यहाँ पे x² - y² है, तो बराबर हम लोग x + y इंटू x - y लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मैं बात कर रहा हूँ। x + y से x + y कट जाएगा, और x - y का मान कितना आ जाएगा? 4। तो y का मान हम लोग लिख सकते हैं, या x का मान हम लोग लिख सकते हैं 4 + y। यहाँ तक कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। x का मान यहाँ पे पुट कर दे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 5 इंटू एक्स का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई प्लस 5y, ठीक है। और एक्स स्क्वायर कंप्लीट को एक में चेंज करो, या तो कंप्लीट को x में चेंज कर दो या तो y में चेंज कर दो, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, और प्लस क्या है हमारा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करोगे 5 चुके 20 प्लस 5y प्लस 9 प्लस 5y, ये ना होगा जी, 5 चौके 20 प्लस 5y प्लस फिर से यहाँ पे 5y, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8y प्लस y स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताना हमको, कोई दिक्कत किसी को? ऐसे नहीं ना शेर हिला रहे हो, ऐसे हिला रहे क्या जी? नहीं ना, ऐसे ही ना, और वो आप परेशान करने गया है क्या आपको? अब देखो यहाँ पे 20 प्लस 10y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 60। एक साइड ले आते हैं सबको, तो आप देखोगे कि 2y स्क्वायर 10y को उस साइड भेजोगे तो माइनस का 2y, 8y में से 10y घटेगा तो माइनस का 2y। अरे सब समझ में आएगा, समझा तो करो, मेरी बातों को सुना तो करो, ठीक है। सब समझने की कोशिश कोई नहीं करता है तभी नहीं समझता है। अब 16 में से 20 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 4 बराबर 0, 2 को कॉमन ले लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। बताओ होगा कि नहीं होगा? 2 को नीचे फेंक दिए हम लोग 0 के नीचे, और 0 बाई समथिंग यानी कि 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिख क्या रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे जब देखोगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है 2 है, यानी कि ये बीच वाले को 2 में तोड़ना होगा। कैसे तोड़ सकते हैं? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत कोई गुना नहीं। तो यहाँ पे y अगर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2 बराबर 0। 2 चीज़ निकला, क्या निकला? एक y प्लस 1 और y माइनस 2 बराबर 0। सवाल में धनात्मक संख्या कह दिया है तो y का मान तो कभी जीवन में हम लोग माइनस 1 नहीं कर सकते, तो y का मान हम लोग 2 निकाल दिए। और y का मान अगर हम लोग 2 निकाल दिए तो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 निकाल दो। इक्वेशन नंबर 2 से x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस 2 बराबर 6। ठीक है, तो y और x निकल गया, सब काम हो गया। फाइनल में हम लोगों से जो पूछा है उसको निकाल दो कि x प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और x स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, काट दो 4 दूने 8, 4 9 में 36, तो 2/9 यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इतना ही लंबा है। प्रोसेस में अगर बनाओगे तो इतना ही लंबा है, इससे आसान नहीं हो सकता सवाल। सवाल थोड़ा सा बढ़िया पूछा था ये। 73 कैसे गलत है? 73 का मैंने बोल दिया ना, 12 आंसर लाए थे। क्वेश्चन गलत नहीं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास हमारा ख़त्म हुआ, सारा डिस्कशन हमारा ख़त्म हुआ, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखो। कोविड है तो कोविड से बचो, मास्क सैनिटाइज़र लगाया करो, और जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।